दोस्तों बॉलीवुड में कुछ ऐसी मूवीज आती हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते, हमारे दिलो दिमाग पर अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। उन मूवीज में से एक है दृश्यम। जी हाँ, कुछ याद आया? चाहे हम 2 अक्टूबर ये भूल जाएं कि गांधी जी का बर्थडे होता है, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली पंजिम गई थी और वहाँ पाव भाजी खाई थी वगैरह वगैरह। अगर आपको याद आ गया है तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी का सेकंड पार्ट आ गया है, दृश्यम 2, और लोगों की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं कि इस बार भी अजय देवगन कुछ न कुछ नया ही लाए होंगे। मैं आपको बता दूं, दृश्यम 2 भी मलयालम मूवी का ही एक रीमेक है, जैसे कि पहले वाली मूवी थी। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये मूवी हमें क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखनी चाहिए उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी ने इस मूवी का मलयालम वर्जन देखा हुआ है, फिर से हिंदी वर्जन देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हिंदी बिल्कुल कट टू कट उसी मूवी का रीमेक है। दूसरा, आपको सारा सस्पेंस ऑलरेडी पता है तो आपको शायद मजा ना आए, बट अगर आपने इस मूवी का मलयालम वर्जन नहीं देखा है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। बॉलीवुड में कई दिनों बाद बहुत ही अच्छी मूवी आई है, जिसे हम बोल सकते हैं ये फुल पैकेज है। एक्टिंग से लेके डायरेक्शन तक, मूवी स्टोरी, सारी चीजें एक नंबर है। इस मूवी में डायलॉग्स तो हैं ही दमदार, लेकिन जहाँ डायलॉग्स भी नहीं है वहाँ एक्टर्स का साइलेंस भी आपको एक गूज़बम्प वाली फीलिंग दे जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। अगर आप इस मूवी को थिएटर में देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो ना देखें, और अगर आप मेरे साथ ये मूवी देखना चाहते हैं तो आराम से पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए और मस्त एंजॉय कीजिए। दोस्तों मूवी की शुरुआती सीन में आपको दृश्यम 1 के कुछ पार्ट दिखाए जाते हैं। उसमें आपको ग्लिम्स दिखाएंगे कि पिछली मूवी में क्या क्या हुआ था। मूवी स्टार्ट होती है क्राइम सीन से, जहां डेविड नाम का आदमी ड्रग सप्लाई कर रहा होता है गुंडे को। पार्सल सप्लाई करने के बाद डेविड बोलता है, अब मुझे ये काम नहीं करना, मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। लेकिन गुंडे के दिमाग में ये बात नहीं भरती और वो बिना काम के पैसे दिए जा रहा होता है। तो डेविड उससे पैसे छीन के भाग लेता है, तो गुंडा उसका पीछा करता है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस के आने की आवाज आती है। गुंडे को लगता है डेविड ने उसे डबल क्रॉस किया है, वो उस पे गोली चला रहा होता है। हाथापाई में गुंडे को ही गोली लग जाती है। इन सबसे घबराकर डेविड भाग उठता है। जब वो पुलिस से छिप रहा होता है तो वो एक आदमी को देखता है जो अंडर कंस्ट्रक्ट पुलिस स्टेशन में कुछ दबा रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि ये सीन तो 2014 का है, जब विजय पुलिस स्टेशन में सैम की लाश दफना रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि विजय को ये सब करते हुए एक आई विटनेस ने देख लिया था और वो डेविड था। लेकिन डेविड उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर भाग जाता है। वहाँ वो अपनी फैमिली को लेके निकल ही रहा होता है, पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ मूवी को 7 साल बाद दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि विजय की फैमिली अब आगे बढ़ चुकी है। अब विजय केवल टीवी ऑपरेटर से मूवी थिएटर का ओनर हो चुका है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा है, दोनों बेटियां अंजू अन्नू और बीवी नंदनी के साथ। ऐसे ही मूवी आगे बढ़ रही होती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नंदनी ये देख रही होती है कैसे उसका पड़ोसी अपनी बीवी को पीट रहा है। ये सब देख के दोनों मियाँ बीवी पहुँच जाते हैं इन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा दूर करवाने। तब हमें पता चलता है ये पड़ोसी आदमी अपनी बीवी को दारू के नशे में आए दिन ऐसे ही मारपीट करता है, और यहाँ वो विजय को भी सरकास्टिकली कुछ ताने वाने दे देता है। और फिर ये पड़ोसन नैन्सी उसे कुछ पैसे देकर भगा देती है। दारूबाज पति के जाने के बाद विजय नैन्सी को बोलता है कि बहन तू ये सब मत से, जाके पुलिस को कंप्लेन कर। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि विजय अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ चुका है, लेकिन आसपास के लोग आज भी उसे उसी कांड को लेकर ताना देते रहते हैं। सबको यही लगता है कि विजय ने ही वो कांड किया था, वही सैम को मारने वाला। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि विजय की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि विजय अपने थिएटर में बैठा होता है तो सैम का बाप उससे मिलने आता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सैम के मम्मी पापा अब लंदन शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हर साल दोनों इंडिया में आके सैम के लिए पूजा करवाते हैं। लेकिन आज सैम का डैडी इसलिए आया है क्योंकि उसे पंडित जी ने बोला कि जब तक सैम की अस्थियां उनके पास नहीं होंगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस इसीलिए सैम का डैडी इमोशन में बहकर विजय के पास अस्थियां मांगने आता है और बोलता है मैं किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन विजय उससे हाथ जोड़कर मना कर देता है और भगा देता है। यहाँ हम देखते हैं विजय एक डायरेक्टर से मिलने आया होता है और वो उसकी फिल्म का राइटर भी होता है। हमें पता चलता है कि विजय एक मूवी बनाना चाहता है, उस मूवी को प्रोड्यूस करना चाहता है। मूवी का काफी हिस्सा विजय ने ही लिखा होता है, लेकिन अभी तक उस मूवी का एंडिंग पार्ट नहीं लिखा गया है, तो उसी सिलसिले में ये दोनों मिलते हैं। इस राइटर का नाम मुराद अली होता है। अब हमें देखने को मिलता है कि विजय अपने ऑफिस में गया है, वहाँ उसका सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है। तब वो अपने नौकर को डांटते हुए बोलता है कि जल्दी से कैमरा ठीक करवाया जाए, तो कैमरा ठीक हो जाता है। यहाँ विजय एक आदमी से मिलता है
जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। तो विजय उसकी हेल्प करता है उसकी बेटी की शादी के लिए। विजय इस आदमी की क्यों हेल्प कर रहा है वो तो हमें एंड में पता चलेगा। जैसे कि 7 साल बीत चुके हैं तो डेविड भी जेल से फ्री हो जाता है। वो अपने घर आकर अपनी बीवी बच्चे की हालत देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो बहुत बुरे हालत में रह रहे होते हैं। अब डेविड को लगता है कि मुझे कोई काम करना चाहिए, उसे पैसे की बहुत जरूरत होती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ सैम की माँ उसके बर्थडे पर शांति पूजा करवा रही है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल शांति नहीं है। अभी भी विजय के पीछे पड़ी हुई है और उसे एक सजा दिलवा कर रहेगी। उसे अपने बेटे के कातिलों से बदला लेना है। हमें यहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि विजय अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता रहता है। यहाँ अपने एक दोस्त के साथ दारू उड़ा रहा होता है। वो दोस्त उसकी मूवी में काम करना चाहता है, तो वो बोलता है कि इतने दिनों से तेरी मूवी नहीं बनी, कहीं उसे कोई चुरा ना ले। विजय उसे बताता है कि मूवी कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि कॉपीराइट के लिए मैंने उस मूवी पर ऑलरेडी बुक्स बना दी हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है। जहाँ विजय अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, वहीं उसकी बीवी नंदनी अपनी पड़ोसन के साथ टाइम स्पेंड करती है। यहाँ नंदनी नैन्सी से पूछ रही होती है कि अन्नू की शादी का क्या हुआ, तो नैन्सी उसे बताती है कि शहर में अन्नू से कोई शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि शहर में ये अफवाह है कि विजय ने सैम को अन्नू के साथ देख लिया था, उनके अफेयर को पकड़ लिया था, इसलिए विजय ने सैम का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर नंदनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा कुछ बड़बड़ाने लगती है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, पर थोड़ी ही देर में वो संभल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विजय के घर पुलिस आई है। ये देखकर और सुनकर सारी फैमिली घबरा जाती है, लेकिन विजय एकदम नॉर्मल बिहेव करता है और बोलता है कि तुम लोग भी एकदम नॉर्मल बिहेव करो। थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि पुलिस और किसी के लिए नहीं, नैन्सी के लिए आई है। नैन्सी ने अपने पति की कंप्लेन कर दी थी, तो उन्हीं का मामला सॉल्व करने आई है। उन दोनों को थोड़ा बहुत बोलकर पुलिस चली जाती है। इस सीन के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि रात में अन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। जब से ये सैम वाला कांड हुआ है तब से अन्नू की तबीयत खराब रहती है, उसे दौरे पड़ते हैं और पुलिस को देखकर उसके दौरे फिर से शुरू हो जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि डेविड चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। यहाँ पे दुकान का ओनर डेविड को पहचान जाता है और बोलता है तुम तो जेल में थे ना, तो डेविड उसे बताता है कि नहीं, मैं रिहा हो गया हूँ और मैं काम की तलाश में। तभी वहाँ विजय आ जाता है। शॉप ओनर उसको बोलता है कि विजय तुम्हें कोई काम दिलवा देगा। इस पर विजय बोलता है कि नेक्स्ट वीक मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें कोई काम बता दूंगा। शाम होते ही विजय फिर से अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा होता है और वहाँ नंदनी अपने पड़ोसन के साथ अपना दिल का दर्द हल्का कर रही होती है। अब शहर में नया आईजी आ चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि नया आईजी अभी भी विजय के पीछे पड़ा होता है, जिसके लिए वो गायकवाड़े को दोबारा से अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि इस आदमी ने भी पहले इस केस में बहुत बड़ा रोल निभाया होता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि ये आईजी तो सैम की माँ का फ्रेंड निकला और इसी के कहने पर वो विजय के पीछे है। और एक और नया खुलासा होता है, जो पड़ोसी 2 साल से विजय के घर के पास रह रहे थे, वो और कोई नहीं, पुलिस अंडरकवर एजेंट है और सैम की माँ ने ही उनको प्लॉट किया था। 2 साल पहले जब विजय को अपना थिएटर खोलना था तो उसे पैसों की जरूरत थी। इन दोनों ने उसकी जमीन खरीदकर उसे पैसे दिए थे और ये सब और कोई नहीं, सैम की माँ करवा रही थी। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास ऑडियो रिकॉर्डर लगवाए हुए थे ताकि वो उनकी बातें सुन सकें और पिछले 7 सालों से उनकी हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। एमसी बताती है कि नंदनी ने उसे ये बता दिया है कि विजय ने सैम की बॉडी अगले दिन ही कहीं और ट्रांसफर कर दी थी। बस फिर क्या था, ये जानने के बाद अब गायकवाड़े दोबारा से अपने फुल स्वैग में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आईजी विजय की फैमिली से मिलने आता है। आईजी को देखकर और उसके बारे में जानकर सारी फैमिली घबरा जाती है। विजय घर पर नहीं होता है। थोड़ी देर आईजी घर पर टाइम स्पेंड कर जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते वो नंदनी को फुल टेंशन देकर जाता है कि खतरा भी टला नहीं है, तुम लोग बेटा रडार में हो, बचकर रहना। सैम की बॉडी की तलाश फिर से शुरू हो गई है और कब्रिस्तान में खुदाई हो रही है। ये सब सुनकर नंदनी टेंशन में आ जाती है और वो विजय को फोन कर घर बुलाती है और वो विजय को बोलती है कि मुझे बता दो कि तुमने बॉडी कहाँ रखी है, क्योंकि जब भी कहीं खुदाई होती है हमें बहुत टेंशन होती है। बहुत पूछने के बाद भी विजय उसे कुछ नहीं बताता और अपनी बीवी को समझाता है कि तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम लोगों को ना ही पता चले कि बॉडी कहाँ है। फिर उसे समझाता है कि इस बारे में दोबारा बात मत करना। हमें दिखाया जाता है कि दुकान में विजय के केस के बारे में आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ डेविड भी बैठा होता है। उनकी बातें सुनकर डेविड की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है उसी रात के बारे में जब उसने विजय को पुलिस स्टेशन में कुछ दबाते हुए देखा था।
बस फिर क्या था, वो पहुंच गया पुलिस के पास। जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन डेविड सैम के माँ बाप से 25 लाख रुपए मांगता है। जब उसे पैसे मिल जाते हैं तो अपना मुंह खोल देता है और बता देता है कि विजय ने लाश और कहीं नहीं दबाई है, इसी पुलिस स्टेशन के नीचे दबाई है। ये सब जानकर सारे के सारे बहुत चक्के रह जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तब डेविड उन्हें बताता है जिस रात वो पकड़ा गया था उसी रात उसने विजय को यहाँ पे लाश दबाते हुए देखा था। उस टाइम में पुलिस स्टेशन में फ्लोरिंग का काम होने वाला था। बस फिर क्या था, आईजी ले लेता है ऑर्डर पुलिस स्टेशन को खुदवाने का और खुदाई शुरू हो जाती है। यहाँ विजय को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में कोई काम चल रहा है और वो अपने सीसीटीवी कैमरा में चेक करता है। अब यहाँ लगता है विजय थोड़ा घबरा गया था। वो सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है कि पुलिस के हाथों एविडेंस लग चुका है, सैम की बॉडी पुलिस को मिल गई है और पुलिस की जीत होती है। यहाँ विजय की फैमिली को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पूरा टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर अन्नू सह नहीं पाती और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। ये सब देखकर विजय टूट जाता है और बोलता है कि मैं बयान देने को तैयार हूँ, मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगा। अब विजय आईजी को सारी बातें बताने के लिए तैयार हो चुका है। बताता है कि एक रात जब मैं अकेला था, फैमिली बाहर गई हुई थी, तो घर में सैम घुस आया। उसे लगा कोई चोर है तो पीछे से उसने जाके उसके सर में डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। तो उसने अपनी फैमिली से छुपाकर वो लाश कहीं और दबा दी। पर वो अश्लील वीडियो और अपनी बेटी किसी भी चीज का जिक्र नहीं करता ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे। लेकिन सैम की माँ फिर भी बाज नहीं आती। वो बोलती है मैं सबको फंसा के रहूंगी। जब इस केस के बारे में न्यूज में आता है तब मुराद अली को भी पता चलता है और जैसे ही उसे पता चलता है वो पहुँचता है पुलिस के पास। बताता है कि विजय ने इस पूरी घटना पर एक बुक लिखी हुई है। जी हाँ, एक बुक। जब विजय मुराद अली से मिला था तो विजय ने अपना असली नाम ना बताकर विजय गोडबोले अपना नाम बताया था और एक मूवी बनाने की इच्छा रखी थी, जिस मूवी को ऑलरेडी उसने बहुत हद तक लिखा हुआ था। लेकिन उस मूवी की अभी एंडिंग लिखी हुई नहीं थी। कोई उस मूवी की स्टोरी न चुरा ले, इसलिए उसने बुक बनवा रखी थी और बुक किसी और के नाम नहीं, मुराद अली के नाम ही थी। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार की थी। एक रवि नाम का आदमी होता है, उसका बेटा यतिन एक शाम पार्टी में जाता है। वहाँ उसकी फीमेल फ्रेंड के साथ एक लड़का बदतमीजी करता है। वो लड़का किसी बिल्डर का बेटा होता है। पार्टी में यतिन और उस आवारा लड़के की हाथापाई हो जाती है। इन सब के बाद जब यतिन अपने घर आता है तो वो बिल्डर का बेटा उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। घर पर दोनों की हाथापाई होती है और गलती से यतिन उस आवारा लड़के को मार देता है। लड़के की मौत सैम की मौत से सिमिलर दिखाई जाती है। जब बाप रवि घर लौटता है और अपने बेटे को इस हालत में देखता है तो वो सोचता है कैसे अपने फैमिली और अपने बेटे को इन सब से बचाया जाए। तो वो उस लड़के की लाश को लेकर जाता है उसी के ही पिता के एक बिल्डिंग में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्ट होती है, बनने वाली होती है, और वहाँ उसी के बेटे की लाश दबा के आ जाता है। ये सारी स्टोरी विजय की स्टोरी से बिल्कुल मैच करती थी। बस इसी चीज से परेशान होकर मुराद अली आईजी के पास आता है और यहाँ तक कि वो ये भी बताता है इस मूवी का एंड पार्ट भी उन्होंने लिखा हुआ है, बट एंड पार्ट थोड़ा रिस्की था इसलिए उन लोगों ने वो कैंसिल कर दिया। ये सब सुनकर आईजी और सैम की माँ बड़े हैरान परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि विजय का चैप्टर अब क्लोज हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब तो विजय को सजा मिलकर ही रहेगी। कट्टू विजय को कोर्ट रूम में दिखाया जाता है और वहाँ विजय बोलता है कि ये बयान मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, पुलिस ने ये बयान फोर्सफुली लिया है। तभी उसकी लॉयर बताती है कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है, इस बुक दृश्यम से ली गई है और मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। पुलिस विजय के पीछे पर्सनली पड़ी हुई है। मुराद अली बताता है कि विजय ने एंडिंग में हीरो को पकड़वा दिया होता है, लेकिन ये दोनों ही एंडिंग से खुश नहीं होते हैं। तो विजय बोलता है कि एक बार जब बॉडी मिल जाती है पुलिस को तो आगे का प्रोसेस क्या होता है। वही हमें कट्टू कोर्ट का जज दिखाया जाता है जिसको डीएनए रिपोर्ट मिलती है जो सैम से मैच नहीं करती। कट्टू मुराद अली अपनी मूवी की एंडिंग सुनाता है जो विजय के ऊपर ही दर्शाया गया है। वो बताता है जब विजय ने उससे आगे का प्रोसेस पूछा था तो उसी ने बताया था कि जब बॉडी मिल जाती है तो पुलिस एविडेंस को डीएनए रिपोर्ट के लिए लेके जाती है और कहाँ लेके जाती है। ये सब सुनकर न केवल पुलिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है, थिएटर में बैठे लोगों का भी मुंह खुला रह जाता है। विजय काफी सालों तक ऐसी बॉडी की तलाश करता रहता है जो सैम से बिल्कुल मैच करती हो और हूबहू सैम की तरह ही वो आदमी मरा हो। काफी सालों तक बॉडी सर्च करने के बाद एक दिन उसकी तलाश पूरी होती है। विजय देख रहा होता है कि बॉडी को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। फिर क्या था, पहले जिस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी विजय हेल्प करता है पैसों से, वो शमशान घाट का केयर टेकर निकला। वो उससे दोस्ती इसीलिए करता है ताकि वक्त आने पर वो केयर टेकर उसकी मदद करे। उस आदमी से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाने के बाद वो पूछता है कितने दिनों बाद बॉडी गल जाती है और हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है। आदमी उसे सारा प्रोसेस बता देता है। टाइम आने पर विजय उस आदमी से शमशान घाट से खोदकर निकलवा लेता है।
मुराद अली ने विजय को पहले ही बता दिया होता है कि एक बार पुलिस को जब एविडेंस मिल जाता है तो वो डीएनए टेस्ट के लिए आगे लेके जाती है। एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ लेकर जाती है। तो विजय उस मेडिकल कॉलेज को ढूंढ लेता है और उस मेडिकल कॉलेज के गेट कीपर से दोस्ती बढ़ा लेता है, जो हमें मूवी में पहले भी देखा गया था, जो विजय का फ्रेंड था जिसके साथ विजय बैठकर दारू पीता था। इससे पता चलता है कि इतने सालों में विजय चुप नहीं बैठा था, वो सबसे एक एक करके दोस्ती इसीलिए कर रहा था कि टाइम आने पे वो उसकी मदद कर सके। जिस दिन एविडेंस कॉलेज आते हैं उसी दिन विजय अपने फ्रेंड के साथ दारू पीता है और उसे पिलाकर टल्ली कर देता है। मौका पाते ही वो एविडेंस रूम में जाता है और सैम के बॉडी स्केलेटन को दूसरे बॉडी स्केलेटन से चेंज कर देता है। यही रीजन था जब डीएनए टेस्ट कोर्ट रूम में आता है तो वो सैम के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं करता और ये केस वहीं के वहीं खारिज हो जाता है। जज पुलिस को बहुत लताड़ता है, बोलता है फाइनल रिपोर्ट सबमिट से पहले आपने ये केस कैसे दर्ज कर लिया, कोर्ट रूम का मजाक उड़ा रखा है। बस फिर क्या था, विजय की लॉयर बोलती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली हुई है कि आगे से विजय को कभी भी कोई परेशान ना करे। जज विजय को रिहा कर देता है। विजय तो रिहा हो जाता है, लेकिन सामने से जब सैम के माता पिता को आते हुए देखता है तो उनसे नजर नहीं मिला पाता। विजय कहता है चाहे हीरो ने कितना भी सही किया हो, लेकिन सैम के माता पिता के साथ उसने ठीक नहीं किया। तो वो सैम के स्केलेटन को एसिड से जलाकर उसकी राख बना देता है और सैम के पिता के पास उसकी अस्थियां एक लेटर के साथ भेज देता है, जिस लेटर में लिखा होता है जो तुमने मांगा वो मैंने दे दिया है। फिर हम देखते हैं सैम के माता पिता ने उसकी अस्थियों को पानी में बहा दिया है। सबके बाद सैम के पिता उसकी माँ से बोलते हैं जो हुआ वो हुआ, अब उस चीज को भुला देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैम की माँ कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती है। इन दोनों को विजय दूर से देख रहा होता है। विजय को दूर से देखता हुआ हमें ये समझ में आ जाता है कि वो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे ही रहा था। इन 7 सालों में वो चुप नहीं था, वो सारी चीजों की प्लानिंग कर रहा था। साथ में हम देखते हैं गाड़ी के पास उसकी सारी फैमिली खड़ी होती है। फिर ये सारे के सारे गाड़ी में बैठ के हंसी खुशी चले जाते हैं। यहाँ इस मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी बुरी कैसी भी हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर मैं बताऊं तो मुझे इस मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत स्लो लगा, लेकिन जैसे ही मूवी इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में आती है तो थोड़ा जल्दी जल्दी भागने लगती है। और मूवी का लास्ट आधा घंटा तो बहुत ही अच्छा है। मूवी के लास्ट पार्ट में तो मानो विजय की कोर्ट में जीत नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों की भी जीत है जो थिएटर में बैठ के विजय का केस देख रहे थे। सारे के सारे उठकर सीटियां और ताली बजाने लगते हैं। अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप भी थिएटर में जाएं और इस मूवी को जरूर देखें। आप कहेंगे हमने तो यहाँ देख ली है, तो कोई बात नहीं भैया, अपनी फ्रेंड्स को लेकर जाओ, फैमिली को लेकर जाओ, उन लोगों के साथ बैठकर मजे उड़ाओ। अरे सीट से उठने से पहले, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।